हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप जिंदगी मस्त चल रही है आपकी। और आपका जीएसटी का पूरा रिवीजन हो चुका है। आइए सरकार, शुरू करते हैं हम कस्टम्स। तो सर, आपको पता है कस्टम्स का रिवीजन शुरू करने से पहले हमारा फंडामेंटल, आखिर कस्टम्स चार्ज क्यों हुआ? हाँ जी, क्यों हुआ? टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम्स चार्ज हुआ। याद करो बेसिक फंडामेंटल जो मैंने लेक्चर में आपको बताया है कि सर अगर कोई डोमेस्टिक गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में बनती है, सर उसका ऑन एन एवरेज अगर कॉस्ट आ रहा है ₹1000, वही गुड्स अगर आउट ऑफ इंडिया से आप इंपोर्ट कर रहे हो, यूएसए से इंपोर्ट कर रहे हो मान लो आप, या किसी और डेवलप्ड कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो, उसकी कॉस्ट आ रही कितनी? 800। सर डेफिनेटली हम क्या खरीदेंगे? 800 वाली गुड्स खरीदेंगे। इसलिए सर गवर्नमेंट के अमाउंट विद द सॉल्यूशन ऑफ द कस्टम ड्यूटी, और कस्टम लगाया इन्होंने कितना? 200। कितना हो गया? 1000 इंपोर्टेड गुड्स का वैल्यू, 1000 हो गया डोमेस्टिक गुड्स का वैल्यू। सर फिर कस्टम ड्यूटी के साथ में क्या लगेगा? सर सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा। देन सर सिंस डोमेस्टिक गुड्स पर जीएसटी लगता है, इसलिए टू इक्वलाइज द जीएसटी 37 चार्ज किया। एंड सर जीएसटी कंपनसेशन से अगर लग रहा है तो उसको इक्वलाइज करने के लिए 39 चार्ज किया। एंड अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ द गुड्स आ जाएगी इक्वलाइज। तो अल्टीमेटली कस्टम चार्ज क्यों हुआ? टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ। नो डाउट सर, डोमेस्टिक मार्केट अगर आउट ऑफ इंडिया के सर एक्सपोर्टर्स डोमेस्टिक मार्केट का मार्केट यूज करते तो डेफिनेटली कुछ सोर्स ऑफ रेवेन्यू सर उनसे भी जनरेट होना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। सर सिंस डोमेस्टिक मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी अपनी सोर्स ऑफ रेवेन्यू से कुछ रेवेन्यू सर इंडियन गवर्नमेंट को देते तो वहां से भी लेना चाहिए। पर कितना ले? लूट ले क्या सर? इसलिए फंडामेंटल आया कि सर आखिर कस्टम चार्ज क्यों हुआ? टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ। आई होप आपको रिवाइज हो गया फंडामेंटल। आइए शुरू करते हैं हम कस्टम्स के चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन। एंड सर दिल थाम के बैठेगा क्योंकि सर कस्टम्स बहुत इजी है, पर सर कंसंट्रेशन अगर इधर रखा तो सर पूरा कस्टम्स आपके टिप्स पे होगा, जिस तरह से जीएसटी आपके टिप्स पे आ गया है। तो सरकार शुरू करते हैं माहौल के साथ जीएसटी कस्टम्स का रिवीजन। सर सबसे पहला सर डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। सर डेफिनेशन में कुछ सिलेक्टेड डेफिनेशन की हम बात कर लेते हैं। सर सबसे पहली बात, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ब्रिंगिंग द गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। सर उसको इंपोर्ट कहेंगे। मान लो आपने चाइना से परचेज किया और जापान में बेच दिया, वो इंपोर्ट हुआ ही नहीं साहब। ना इंपोर्ट हुआ ना एक्सपोर्ट हुआ, क्योंकि taking goods from India to a place outside India is called export. Bringing goods from out of India to India is called import. सर इंडिया में गुड्स आएगी तो इंपोर्ट होगा, इंडिया से गुड्स जाएगी तो एक्सपोर्ट होगा साहब। आइए सर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इंडियन कस्टम्स वाटर्स। ध्यान दीजिएगा बेटा, इंडियन कस्टम वाटर पहले केवल 24 नॉटिकल माइल तक हुआ करता था, पर सर नाउ दिस इंडियन कस्टम्स वाटर एक्सटेंड्स टू सर 200 नॉटिकल माइल्स। मतलब जहां तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, सर जहां तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया है वहां तक इंडियन कस्टम वाटर का डेफिनेशन एक्सटेंड कर दिया है। एंड सर इंडियन कस्टम वाटर का मतलब है बेस लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक इंडियन कस्टम वाटर होगा। सर इंडियन कस्टम वाटर का डेफिनेशन एक्सटेंड करने का पर्पस क्या रहा, क्या मीनिंग रहा, ये 2 मिनट बाद समझते हैं हम। ये देखिए इंडिया का डेफिनेशन मेरा हिंदुस्तान, भारत माँ आपकी और हमारी। सर हिंदुस्तान, इंडिया को डिफाइन करो। इंडिया मीन्स लैंड मास, जो मैप आप देखते हो तो ही है, प्लस वहां से 200 नॉटिकल माइल्स। सर सी शोर से 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा देश फैला हुआ है। उसके ऊपर की जमीन नीचे का सर उसके नीचे की जमीन ऊपर का आसमान भी हमारा है। ओहो साहब देखिए सर, रिवीजन में फास्ट बोलते बोलते पता नहीं क्या उल्टा निकल जाता है। ऊपर की जमीन नीचे का आसमान, सर ऐसा लगता है योगा कर रहे उल्टा होके। सर आइए सरकार, तो इंडिया 200 नॉटिकल माइल तक है, पर उसको भी सर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स एक्ट। फर्स्ट है क्या? फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स। फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल को बोलते हैं क्या? इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। और उसके आगे वाले एरिया को बोलते हैं क्या? सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, जो 188 नॉटिकल माइल्स है, इसको इंडियन कस्टम वाटर भी बोलते हैं। अब सर सुनिएगा ध्यान से, फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स एक्ट इंडिया मीन्स लैंड मास प्लस ओनली इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। मतलब सर कस्टम्स एक्ट के सारे प्रोविजंस उस 12 नॉटिकल माइल में अप्लाई होते हैं, पर जो रिमेनिंग अब ये 188 नॉटिकल माइल्स है, सर यहाँ के लिए क्या प्रोविजन है? 188 नॉटिकल माइल्स नो डाउट इंडिया का है, इंडिया का था और इंडिया का रहेगा, पर सर यहाँ पे कस्टम्स एक्ट के सारे प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते। पर सिंस इसको इंडियन कस्टम वाटर की डेफिनेशन डाल दिया है, इसलिए अगर वहां पे कोई आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, कोई स्मगलिंग का काम कर रहे हो, कोई लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हो जो अनऑथराइज्ड है सर, या उसमें आप इन्वॉल्व हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो ऐसे केस में अरेस्ट और डिटेंशन के प्रोविजंस वहां अट्रैक्ट होते हैं। बाकी उसके अलावा कोई और प्रोविजंस कस्टम्स एक्ट के वहां पे अप्लाई नहीं होते हैं। सर इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई वेसल
उस 188 नॉटिकल माइल में आया और आके घूम फिर के निकल गया विदाउट एंटरिंग इनटू इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, तो ऐसे केस में सर अगर उसने कोई ऑफेंस वगैरह नहीं किया तो कस्टम्स एक्ट के कोई भी प्रोविजंस उस पर अट्रैक्ट नहीं होंगे, इसलिए उसको बोलते हैं क्या, फ्री ट्रांजिट जोन फॉर इंटरनेशनल शिपमेंट। आइए माहौल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और, इस डेफिनेशन का इंपॉर्टेंस आपको और समझा देता हूं। सर 188 नॉटिकल माइल्स में सर केवल डेजिग्नेटेड एरिया, जैसे सर ऑयल रिग्स, अरे भाई उस 188 नॉटिकल माइल में अगर कोई ऑयल रिग एस्टेब्लिश्ड है, ऐसे केस में वो ऑयल रिग इंडिया की डेफिनेशन का पार्ट बनता है, और सर वहां पर उस ऑयल रिग पर वो इंस्टॉलेशन स्ट्रक्चर या वेसल विच इज इंस्टॉल्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन और प्रोस्पेक्टिंग ऑफ व्हाट, सर मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो सर वो इंडिया की डेफिनेशन का पार्ट बनता है। मतलब उस 188 नॉटिकल माइल्स में सर जो ऑयल रिग्स है वो इंडिया की डेफिनेशन में आता है, उसके अलावा 188 नॉटिकल माइल्स इंडिया की डेफिनेशन नहीं आता है फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग कस्टम ड्यूटी। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई गुड्स सर उस इंडियन, सर ध्यान दीजिएगा, जो 188 नॉटिकल माइल्स में अगर कोई ऑयल रिग एस्टेब्लिश्ड है, वहां से कोई ऑयल या कोई भी गुड्स आपने लैंड मास में मंगाया या लैंड मास से आपने वहां भेजा, वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की डेफिनेशन नहीं आएगा क्योंकि वो इंडिया से इंडिया में गया है। पर अगर मान लो अपना 188 नॉटिकल माइल में पानी में तैरता हुआ एक होटल है, माहौल सरकार, और वहां पर आपने कोई गुड्स सप्लाई करी है, वहां से कोई गुड्स लेके आए, तो यस वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा क्योंकि दैट इज आउट ऑफ इंडिया। सर फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स एक्ट वो इंडिया की डेफिनेशन में नहीं आता है। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। भारत माता की जय। आइए सरकार कस्टम टैरिफ एक्ट टाइप्स ऑफ ड्यूटीज के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 3 बोलता है क्या, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स। सबसे पहले बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। सर दिस इज द एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो सर एज पर सेक्शन नंबर 5 ऑफ द IGST एक्ट के अकॉर्डिंग लेवी होती है। दिस इज IGST, दिस इज टू इक्वलाइज द IGST विच इज बीइंग लेविड इन इंडिया। सर और ध्यान दीजिएगा बेटा, एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ द गुड्स, जब कस्टम क्लियरेंस कराएंगे उस टाइम पे अलोंग विद द कस्टम ड्यूटी आपको ये IGST भी पे करना पड़ेगा। हाँ, इंडिया में जो GST ग्रेड होगी वही IGST ग्रेड यहाँ पे भी लगेगी सर, एब्सोल्युटली वही है जो GST में होगा वही यहाँ पे हो रहा है सर। वो एग्जाम तो ये भी एग्जाम सर। पर अगर SEZ की यूनिट ने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है तो सर ऐसे केस में उसको, अगर उसने ऑथराइज ऑपरेशन के लिए गुड्स को इंपोर्ट किया तो IGST एग्जाम किया हुआ सर, क्योंकि सर डोमेस्टिक मार्केट से अगर वो परचेज करता तो भी जीरो रेट सप्लाई होता है। क्लियर, डन। अब वो सर 37 जो होता है IGST वो लगेगा किस वैल्यू पे लगेगा, तो उसके लिए बोल दिया क्या, एज पर सेक्शन नंबर 38 और 38A विच एवर इज हायर, वो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे लगेगा 37। अब सर सुनना मेरी बात को ध्यान से, सेक्शन नंबर 38 क्या बोलता है सर, एज पर कस्टम्स एक्ट जो सेक्शन नंबर 14 सबसेक्शन 1 या सेक्शन नंबर 14 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकलता है वो, प्लस ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, प्लस एनी अदर सम पेएबल अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, जैसे सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये सब ऐड कर दो, सारी टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी ऐड कर दीजिए। उसके बाद जो वैल्यू आएगा दैट इज द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग 37 एज पर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 8। अब सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 8A बोलता है अगर कोई गुड्स आपने इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में आपने उसको स्टोर करा दिया, और कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में अगर आपने उन गुड्स को किसी को बेचा है तो सर जब आपने बेचा तो किस प्राइस में बेचा, और अगर मल्टीपल टाइम सेल हुआ तो लास्ट सेल प्राइस क्या थी, दैट इज द सेल प्राइस फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग 37। क्लियर। अब सर वो जो वैल्यू आई है वो वैल्यू है इस पर सेक्शन में 38A, तो सर 38 और 38A विचएवर इज हायर जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू पे लगेगा क्या 37। और हाँ, अगर मान लो आपने कुछ गुड्स को बेचा था, मान लो गुड्स को आपने कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में स्टोर कराया और उसके बाद कुछ गुड्स आपने वेयरहाउस के अंदर बेची, कुछ नहीं बेची, तो ऐसे केस में प्रोपोर्शन हो जाएगा। जो आपने गुड्स नहीं बेची है सर उसके लिए तो 38 लगेगा सब, और जो आपने गुड्स बेची है उसमें 38 और 38 विचएवर हायर लगा देना सब। क्लियर सर, डन। भारत माता की जय। ये था सर क्या सेक्शन में 3 सबसेक्शन 7 आ रहा है क्या, एब्सोल्युटली सेम। सेक्शन में 3 सबसेक्शन 9 बोलता है क्या, GST कंपनसेशन सेस। इंडिया में डोमेस्टिक गुड्स अगर आप बेचते हो और उस पर अगर GST कंपनसेशन सेस लगता है तो वो गुड्स अगर आपने इंपोर्ट किया तो एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन में 39 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट लगेगा जो GST कंपनसेशन सेस होगा, और एब्सोल्युटली वही ट्रीटमेंट होगा जो GST के अंदर होता है वही होता है साहब, क्योंकि वो अल्टीमेटली है तो GST सर। अच्छा, किस वैल्यू पे लगेगा सर, सेक्शन नंबर 310 और 310 है विचएवर इज हायर, और एब्सोल्युटली जो 38 और 38 हमने पढ़ा यहाँ पर वही 310 और 310A का ही सेम डेफिनेशन दे रखा है। और आप ये ध्यान रखिएगा जिस वैल्यू पे 37 लग रहा है उसी वैल्यू पे 39 लगाना आपको, सिंपल सी बात ये है। क्लियर, क्योंकि दोनों के सर रूल्स सेक्शंस एब्सोल्युटली सेम दे रखे साहब। क्लियर, और 37 के अमाउंट पे 39 मत लगा देना भाई। क्लियर, जिस वैल्यू पे 37 लगा है उसी वैल्यू पे 39 लगाना आपको सर। नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी एडिशनली अंडर सेक्शन में 3 क्या क्या लगती है सर, 31 सर जो क्या थी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, काउंटरविलिंग ड्यूटी बोलते हैं सर, टू काउंटरविल द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इन इंडिया सर 31 लगता था सरकार।
जिन गुड्स पर एक्साइज एग्जम्प्ट है उन गुड्स पर 3(1) नहीं लगेगा। अब 8% तो कुछ ही गुड्स बची जिन पे एक्साइज लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, उन पे 3(1) लगेगा। कितना लगेगा, क्या लगेगा सर, दैट डिपेंड्स कि कितना एक्साइज लग रहा है। क्लियर। फिर है 3(3), अगर कोई गुड्स, वैसे अभी ये पॉइंट रिलेवेंट ज़्यादा नहीं है प्रैक्टिकल में, पर फिर भी अगर कोई गुड्स जिसके सेल करने पर एक्साइज ड्यूटी एग्जाम था पर उसके इनपुट्स और इनपुट सर्विस पे एक्साइज या सर्विस टैक्स लगता था, तो उसके इनपुट पे जो एक्साइज लगाया, इनपुट सर्विस पे जो सर्विस टैक्स लगाए, उसको इक्वलाइज करने के लिए गवर्नमेंट के पास पावर की वो चाहे तो कोई गुड्स अगर इंपोर्ट कर रहे तो उस पर सिंस 3(1) तो लगेगा नहीं क्योंकि एक्साइज एग्जाम है, पर सर अगर उसके इनपुट कंटेंट पर सर एक्साइज या सर्विस टैक्स लगा हुआ होता है तो ऐसे केस में सर उसी गुड्स को आप इंपोर्ट कर दो, गवर्नमेंट पास पावर की वो चाहे तो एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(3) लगा दे टू इक्वलाइज द सर्विस टैक्स एंड एक्साइज पोर्शन व्हिच इज चार्ज ऑन इनपुट मटेरियल ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड। क्लियर। जो प्रैक्टिकली आज की तारीख में बहुत रेयर कोई होगा। देन सर 3(5), सर हिंदुस्तान के अंदर लोकल टैक्सेस, वेट, सीएसटी और अदर लोकल टैक्सेस को इक्वलाइज करने के लिए गवर्नमेंट 3(5) लेके आई, जिसको बोलते हैं एसएडी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। सर एसएडी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, इसकी रेट फिक्स है कितनी, 4%, क्योंकि सर वेट की रेट हर स्टेट में अलग अलग है और वेट की रेट सिंस हर स्टेट में अलग अलग होती है, इसलिए जनरली मैक्सिमम स्टेट में रेट ऑफ वेट मैक्सिमम गुड्स पर 4% थी, इसलिए 3(5) की रेट फिक्स कर दी कितनी, 4%, एंड दिस इज चार्ज टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ वेट, सीएसटी और अदर लोकल टैक्सेस व्हिच इज बीइंग चार्ज इन इंडिया। क्लियर। डन। इसलिए भले आपके स्टेट के अंदर वेट एग्जाम था या नहीं था, फिक्स रेट थी 4% की बेटा, जब तक गवर्नमेंट अलग से इसको एग्जाम नहीं करे हमेशा लगती थी ये। क्लियर। वैसे बहुत रिलेवेंट नहीं रहा क्योंकि बहुत कुछ ही गुड्स बची, केवल कुछ गुड्स बची जिन पे क्या लगता है, वेट या एक्साइज। ओके डन। ये था 3(1), 3(3), 3(5), 3(7), फिर 3(8), 3(8) है, देन 3(9), 3(10), 3(10) ए। भारत माता की जय। सर आइए, सोशल वेलफेयर सरचार्ज यही बोलता है क्या, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, रिपीट इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता। अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है तो जो भी कस्टम ड्यूटी लग रही है उसका 10%, ड्यूटी का 10% आपको एडिशनली पे करना पड़ेगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ये गवर्नमेंट ने अलग से फंड बनाया है सो दैट गवर्नमेंट सर देश के सर एक अलग से फंड तैयार कर रही है सो दैट सर देश के लोगों का भला कर पाए, सोशली वेलफेयर कर पाए सर। क्लियर। सर पर ये बोल दिया गया दिस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये चार्ज होगा किस पे, ड्यूटी का अमाउंट पर, बट सर इस पर नहीं लगेगा। किस पे नहीं लगेगा, सेफ गार्ड ड्यूटी, काउंटर बिलिंग ड्यूटी, देन एंटी डंपिंग ड्यूटी। काउंटर बिलिंग ड्यूटी मतलब ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी बेटा। देन सोशल वेलफेयर सरचार्ज इटसेल्फ खुद पे नहीं लगेगा, 3(7), 3(9) पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता। एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर ने बोला था क्या साहब, ये 10% जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है किस पर लगता है, ड्यूटी के अमाउंट पर लगता है। अगर मान लो सर कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्ट है तो सर ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी एग्जम्प्ट होगा। ऐसा नहीं कि आप कोई नोशनल कस्टम ड्यूटी का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हो और उस पर लगा दो सर कस्टम सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ऐसा नहीं है सर। 10% ऑफ कस्टम ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा। देन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, सर ये वैसे रिलेवेंट नहीं है एग्जामिनेशन पर्पज के लिए, गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट ने इसको फाइनेंस एक्ट 2021 के थ्रू सेक्शन नंबर 124 के थ्रू लगाया गया है। एंड सर ये बोल दिया क्या, जितना कस्टम ड्यूटी लगता है उतना इक्वली गवर्नमेंट अप टू दैट अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से चार्ज कर सकता है। पर 8% कई सारे गुड्स पे इसको एग्जाम भी किया है, पर एग्जामिनेशन पर्पस के लिए आपके रिलेवेंट नहीं आता, जस्ट नॉलेज के लिए मैंने बताया आपको। देन प्रोटेक्टिव ड्यूटी, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टैरिफ काउंसिल और टैरिफ कमीशन, सर वो जीएसटी काउंसिल है ना, दिल में बसा हुआ जीएसटी, सर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टैरिफ कमीशन, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि साहब कुछ गुड्स का इंपोर्ट बढ़ा जा रहा है और सर डोमेस्टिक मार्केट खतरे में, तो ऐसे केस में टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री गवर्नमेंट चाहे तो बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन एक एडिशनल ड्यूटी लगा सकती है, इसको नाम क्या होगा, प्रोटेक्टिव ड्यूटी। इसको शेड्यूल 1 के अंदर ही इंसर्ट किया जाएगा एंड दिस इज ट्रीटेड एट पार विद द बेसिक कस्टम ड्यूटी फॉर एवरी पर्पस। एंड सर अगर इस ड्यूटी को इंक्रीज करना है तो ऐसे केस में पार्लियामेंट का रिक्वायरमेंट, पार्लियामेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। आइए सर, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अप्लाई द सेफ गार्ड मेजर्स, सेक्शन नंबर 8B ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट क्या बोलता है साहब, गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर इस तरह के सर्कमस्टेंसेस है कि डोमेस्टिक मार्केट को सेफ गार्ड करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड प्लेयर्स डोमेस्टिक मार्केट की बैंड बजा रहे हैं, बैंड बजाने वाले हैं, मतलब दे आर थ्रेटनिंग टू कॉज द इंजरी टू द डोमेस्टिक मार्केट और दे आर कॉजिंग दे आर थ्रेटनिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट का पावर है कि इमीडिएटली बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन वो क्या कर सकते हैं सर सेफ गार्ड मेजर्स इंपोज कर सकते हैं। अब सेफ गार्ड मेजर्स क्या इंपोज करेंगे सर, मोड ऑफ सेफ गार्ड मेजर्स, या तो सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दें,
या फिर एक टेरिफ रेट कोटा फिक्स कर दे, मतलब मिनिमम क्वांटिटी इतनी अगर आ गई किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से तो ठीक है, उससे ऊपर अगर आएगी तो उस पर हम सेफगार्ड ड्यूटी लगा देंगे, या अदर मेजर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट डीम्स एप्रोप्रिएट। सर कोई भी सेफगार्ड मेजर गवर्नमेंट इंपोज कर सकता है, पर हाँ ध्यान देना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, सेफगार्ड मेजर्स विल बी एग्जम्प्ट इन द फॉलोइंग 3 केसेस। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में। सर अगर आप डेवलपिंग कंट्री से कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, कहां से इंपोर्ट कर रहे हो भाई, डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो, तो सर टोटल इंपोर्ट का अप टू 3% तक का उस गुड्स का इंपोर्ट उस पर्टिकुलर एक कंट्री से है, तो सर डेवलपिंग कंट्री से वो गुड्स अगर इंपोर्ट हुआ अप टू 3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ दैट आर्टिकल इनटू इंडिया, तो ऐसे केस में हम उस पर्टिकुलर इंपोर्ट पर सर अप टू 3% है तो हम सेफगार्ड मेजर्स इंपोज नहीं करेंगे। पर अगर मोर देन वन कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है, मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है, गवर्नमेंट क्या बोला, हम डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट करने के लिए सेफगार्ड मेजर्स उन इंपोर्ट पे नहीं लगाएंगे जो इंपोर्ट डेवलपिंग कंट्री से हो रहे हैं। पर अगर सर उसकी एक लिमिट लगा दी कि अगर एक डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है तो 3% तक, पर अगर मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री से हो रहा है तो ईच अप टू 3% बट टोटल अप टू 9% तक का इंपोर्ट है ऑफ दैट आर्टिकल फ्रॉम ऑल द डेवलपिंग कंट्री टेकन टुगेदर। क्लियर? तो ऐसे केस में हम सेफगार्ड नहीं लगाएंगे। पर अगर सर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3% है, सर 3% क्रॉस करके 4% हो गया तो पूरे 4% पे सेफगार्ड मेजर्स लगेंगे। सर दिमाग खराब मत करना, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने वैल्यूएशन चैप्टर में दे रखा था सर आपको। आइए सर इंपोर्ट बाय 100% ईओयू, सर 100% ईओयू या एसजेड की यूनिट ने कोई गुड्स अगर इंपोर्ट करी है तो उस पर सेफगार्ड मेजर्स इंपोज नहीं होंगे अनलेस सर इफ इट इज स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल, या फिर इनने क्या किया साहब, जो गुड्स इंपोर्ट किया सेफगार्ड हमने एग्जाम किया हुआ था, अब इन्होंने एचडी ये सेम गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया, या इनसे बनने वाले आउटपुट गुड्स को इन्होंने डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया, तो ऐसे केस में हम सेफगार्ड मेजर्स इंपोज कर देंगे, अदरवाइज हम सेफगार्ड नहीं लगाएंगे सर इनको टू प्रमोट द एसजेड यूनिट एंड 100% ईओयूज। आइए प्रोविजनल असेसमेंट गवर्नमेंट ने बोला है क्या सर, अब सेफगार्ड मेजर इंपोज करने की नहीं करना, ये सब स्टडी का केस है। क्लियर? तब तक क्या करेंगे, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो एक बार प्रोविजनल सेफगार्ड मेजर्स इंपोज कर सकती है, बट दिस प्रोविजनल सेफगार्ड मेजर्स कैन नॉट बी फॉर मोर देन 200 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोजिशन। 200 दिन के अंदर आपको कंफर्म करना है कि सेफगार्ड लगाना है कि नहीं लगाना है। ड्यूरेशन कितना है, एक बार सेफगार्ड मेजर अगर लगे तो 4 साल तक रहेगा, और गवर्नमेंट चाहे तो इसको एक्सटेंड कर सकती है फॉर फर्दर अप टू 6 more years, मतलब 10 years तक टोटल रह सकता है ये। देन आइए सर काउंटर विलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, जिसको प्यार से हम ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी भी बोलते हैं, सेक्शन नंबर 9 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। ये बोलता है क्या, अगर आउट ऑफ इंडिया से जहां से गुड्स आ रहा है वहां की कंट्री ऑफ ओरिजिन की गवर्नमेंट ने वहां के एक्सपोर्टर्स को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिया, सर उनको कोई सब्सिडी दी, या सर उनको ट्रांसपोर्टेशन में कोई बेनिफिट दिया, या सर ऐसा कोई बेनिफिट दिया जो सर क्या हो रहा है किसी पब्लिक बॉडी ने दिया या सेंट्रल या वहां की गवर्नमेंट ने दिया, जैसे फंड्स लाइक ग्रांट्स दिए, लोन्स दिए, वेवर ऑफ द रेवेन्यू दे दिया विच इज ड्यू टू गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट को कोई पैसा देना था इनको वो वेव कर दिया, तो कुल मिला के इस तरह का कोई फाइनेंशियल सपोर्ट किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी पब्लिक बॉडी ने, गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन किया है सर, तो ऐसे केस में उसको बोलेंगे क्या, गुड्स which are imported in India at subsidized price. Sir, if the goods are coming to India, if the goods are being imported in India at a lower price than the normal price, sir उसका कारण क्या निकला, कारण जब पता किया गवर्नमेंट तो पता पड़ा कि वहां की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट के पास पावर है कि इमीडिएटली बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन वो भी सर काउंटर विलिंग ड्यूटी चार्ज कर सकते हैं टू काउंटर विल द सब्सिडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स। क्लियर? उसको ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी भी बोलते हैं। ओके सर ध्यान दीजिएगा बेटा मेरी बात को। सर अब क्या हुआ, गवर्नमेंट जब इस ड्यूटी को लगाएगी सबसे पहले क्या होता है सर, कंट्री ऑफ ओरिजिन की गवर्नमेंट से एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, इसलिए इमीडिएटली इस ड्यूटी को चार्ज करते हैं बट ऑन अ प्रोविजनल बेसिस, तो प्रोविजनल ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी लग जाएगी एक बार। पर सर यहाँ पे 200 दिन का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये 200 दिन का रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है सर, जैसे ही कंफर्म होगा उस पर ये सर ड्यूटी इंपोज हो जाएगी, एक बार प्रोविजनल बेस पे चार्ज हो जाएगी, फिर कंफर्म होने के बाद ड्यूटी लगाना है कि नहीं लगाना है कंफर्म हो जाएगा। सेकंड थिंग सर, एक बार ड्यूटी लग गई तो सर दिस कैन बी इनफोर्स फॉर 5 years, एक्सटेंशन और हो सकता है फर्दर फॉर 5 more years, इंक्लूडिंग ध्यान देना बेटा यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिवली दिस ड्यूटी कैन बी चार्ज बट नॉट बियॉन्ड 90 days। सर मैक्सिमम पिछले 90 days के लिए दिस ड्यूटी कैन बी चार्ज रेट्रोस्पेक्टिवली। प्लस अगर किसी 100% ईओयू या एसजेड की यूनिट ने ये गुड्स इंपोर्ट किया तो ऐसे केस में हम सरकार ये चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि सर ये सस्ते दामों में गुड्स आ रहा है तो ये सस्ते दामों में एक्सपोर्ट करेंगे सर, इसलिए नो एंटी सब्सिडी ड्यूटी or duty against subsidy or countervailing duty on subsidized article will be charged if the goods are being imported by 100% EOU or unit of SEZ
अनलेस इफ इट इज स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल, या फिर इन्होंने जो बनने वाले गुड्स थे वो डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया, या फिर इन्होंने इंपोर्ट करके सेम एज इट इज डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स को क्लियर कर दिया, तो ऐसे केस में हम सर ये ड्यूटी लगा देंगे ऑब्वियसली सरकार। डन। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, एंटी सर्कमवेंशन मेजर क्या होता है सर, ये यहां पे भी आएगा और आगे एंटी डंपिंग ड्यूटी में भी आ रहा है, सेम पॉइंट है। अगर आपने सर किसी गुड्स का कोई फॉर्मेशन चेंज कर दिया, जैसे असेंबल डिसअसेंबल कर दिया आपने, सर आपने पार्ट्स कंपोनेंट्स में गुड्स को इंपोर्ट कर दिया, उसका डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया किसी भी कारण से, किसी भी तरह से सर, या आपने उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज कर दिया, सर ऐसा करने से आप बचने वाले नहीं हो, ये बोला है। सर्कमवेंशन मतलब आप कहीं ना कहीं से बचना चाह रहे हो। सर जैसे आपने मार्कर इंपोर्ट किया, अब सर मार्कर पे मान लो एंटी डंपिंग ड्यूटी या एंटी सब्सिडी लगा दिया गवर्नमेंट ने, अब आपने क्या किया सर, गवर्नमेंट ने बोल दिया चाइना से अगर मार्कर इंपोर्ट करे तो ऐसे केस में एंटी डंपिंग लगा दो या एंटी सब्सिडी लगा दो। अब आपने क्या किया, चाइना से नेपाल इंपोर्ट किया, नेपाल से इंपोर्ट कर लिया इंडिया के अंदर, एंड सर कंट्री ऑफ ओरिजिन लिख दिया आपने, क्या नेपाल। अब सर आपने कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज कर दिया, चाइना से तो आ नहीं रहा सब, जबकि अल्टीमेटली आया चाइना से ही सर। या फिर आपने क्या किया सर, उसका कैप अलग से मंगा दिया, उसके पार्ट्स अलग से मंगा दिया, उसके कंपोनेंट्स अलग से मंगा दिया और यहां पर लाके असेंबल करके मार्कर बना दिया। अब ऐसे केस में सर आपने क्या कर दिया, एक तरह से अवॉइड कर दिया इस ड्यूटी को, तो गवर्नमेंट बोल दिया कि तुम चोर, हम चुन चुन के पचे चोर है, व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नेवर डू इनडायरेक्टली। और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि दिमाग खराब मत करना मंगल। सर ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट को पता पड़ता है कि साहब किसने सर सर्कमवेंशन करने की कोशिश करी, तो ऐसे केस में एंटी सर्कमवेंशन मेजर ये कहता है कि सर आप कुछ भी ऑल्टरेशन कर दीजिए गुड्स के डिस्क्रिप्शन में, गुड्स को पार्ट्स कंपोनेंट्स मंगा लीजिए, गुड्स के कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सर अगर ये वाली गुड्स आपने इंपोर्ट करी तो ऐसे केस में काउंटर विलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडी आर्टिकल जो हम लगाते हैं वो लगाएंगे, ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी लगेगा सर, और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके उन गुड्स पे भी चार्ज करेगी ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी। हाँ बट सर कब से चार्ज करेगी, जिस दिन से इंक्वायरी शुरू किया उस दिन या उसके बाद से ही दिस एंटी सर्कमवेंशन मेजर कैन बी अप्लाइड, उससे पहले रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं हो सकता। क्लियर, डन। सरकार आइए, एंटी डंपिंग ड्यूटी, अगर कोई गुड्स नॉर्मल प्राइस से बिलो द नॉर्मल प्राइस गुड्स अगर इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, जैसे 1000 रुपीज द नॉर्मल प्राइस, सर चलिए 800 रुपीज द नॉर्मल प्राइस जिसमें नॉर्मल गुड्स आता था सर आउट ऑफ इंडिया से, डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स की वैल्यू कितनी थी 1000, 200 हमने क्या लगा दिया, बेसिक कस्टम ड्यूटी इक्वलाइज हो गया साहब, 1000 ये भी हो गया 1000 ये भी हो गया, पर आपने सर जो इंपोर्ट किया उसकी वैल्यू कम कर दी और 500 रुपए में इंपोर्ट कर रहे हो सर। अब वहां का जो एक्सपोर्टर है उसने अगर गुड्स की प्राइस कम कर दी, बिलो द नॉर्मल कॉस्ट वो गुड्स भेज रहा है, अब अगर हम 200 रुपी कस्टम ड्यूटी लगा भी देंगे तो भी कितना होगा 700, डोमेस्टिक मार्केट की गुड्स कितनी है 1000 की, सर हमारे यहां डंपिंग हो जाएगा भाई। इसलिए गवर्नमेंट बोला क्या, लगाओ 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 साहब एंटी डंपिंग ड्यूटी इफ द गुड्स आर बीइंग इंपोर्टेड एट अ कॉस्ट विच इज बिलो द नॉर्मल प्राइस। तो ऐसे केस में सर गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगा और गवर्नमेंट को पता पड़ता है क्या वहां पे गुड्स डंप हो गई थी और डंप्ड प्राइस पे गुड्स यहाँ पे इंडिया में आ रहा है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट इमीडिएटली नोटिफिकेशन इशू करके एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी कितना लगाएगी, तो सर वहां लिख दिया क्या, एंटी डंपिंग ड्यूटी कितना चार्ज होगा साहब, मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजीनियरिंग मार्जिन विच एवर इज हायर, सर सॉरी विच एवर इज लोअर, सर इंजीनियरिंग मार्जिन और मार्जिन ऑफ डंपिंग विच एवर इज लोअर, इतना लगेगा क्या एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब आप कहेंगे क्या सर मार्जिन ऑफ डंपिंग क्या होता है, मार्जिन ऑफ डंपिंग मतलब नॉर्मल प्राइस था कितना 800, सर इंपोर्टेड प्राइस जो अभी प्राइस आया है, जिस प्राइस पे गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हुआ है, सर मतलब जो उस एक्सपोर्टर ने प्राइस चार्ज किया, पहले चार्ज करता था नॉर्मली 800, सर अभी चार्ज किया कितना 500, तो सर डिफरेंस कितना है 300, तो दिस इज द सर मार्जिन ऑफ डंपिंग, 300 रुपीज द मार्जिन ऑफ डंपिंग। एंड इंजीनियरिंग मार्जिन मतलब डोमेस्टिक मार्केट में सर उसकी फेयर सेलिंग प्राइस क्या है, जैसे 1000 रुपीज द फेयर सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं नॉन इंजूरियस प्राइस, एंड देयर कैन बी ओनली सिंगल नॉन इंजूरियस प्राइस। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के इसमें जजमेंट आया हुआ सर। तो डोमेस्टिक मार्केट में उसकी फेयर सेलिंग प्राइस क्या है माइनस लैंडेड वैल्यू, लैंडेड वैल्यू मतलब सर असेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सरकार ये ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं क्या लैंडेड वैल्यू, जिस प्राइस पे लैंड हुआ है। क्लियर सर, लैंडेड वैल्यू और फेयर सेलिंग प्राइस को आप कंपेयर करेंगे, जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा साहब, ओ भाई इंजरी मार्जिन की ये प्राइस, ये मार्जिन था जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में इंजरी हो जाएगी, इसलिए उसको बोलते हैं क्या इंजरी मार्जिन। नाउ व्हिच एवर इज लोअर उस पर उतना लग जाएगा क्या एंटी डंपिंग ड्यूटी, इमीडिएटली गवर्नमेंट बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशन ये चार्ज कर लेगी। क्लियर सर, सेम पॉइंट सर 5 साल प्लस 5 साल के लिए टैक्स चार्ज हो सकता है, प्लस सर रेट्रोस्पेक्टिव चार्ज हो सकता है
बट नॉट बियॉन्ड 90 डेज। याद है बेटा, जो सेम पर ऊपर पड़े वो यहाँ पे भी है। प्लस प्लस सर ये 100% ईओयू या एसजेड यूनिट पे अप्लाई नहीं होगा, सेम पन जो ऊपर पड़ा वो यहाँ पे भी रिपीट किया हुआ है। प्लस एंटी सर्कमवेंशन मेजर कि अगर आपने गुड्स का डिस्क्रिप्शन चेंज किया, गुड्स का सर कंपोजिशन चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया, कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज कर दिया, असेंबल डिसअसेंबल फॉर्म में मंगा लिया, तो भी दिमाग खराब मत करना, हम तो इसको चार्ज करेंगे, मतलब करेंगे, दिमाग खराब मत करना सर। क्लियर सर। एंड यहाँ बोला है क्या, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना सर ये एंटी सर्कमवेंशन मेजर, वो सेम है दोनों के पॉइंट। नेक्स्ट सर, अगर आप प्रूव कर दे, तो इंपोर्टर प्रूव कर दे कि आपने जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा चार्ज कर दिया, जबकि इतना डंपिंग हुआ ही नहीं, आपने एक्सेस एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज कर दिया। तो ऐसे केस में आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हो। अपील में अगर आप जीत गए तो ऐसे केस में आपको रिफंड मिलेगा। रिफंड इज सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अब रिफंड के लिए क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे रूल्स दे रखे सर, रिफंड ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी पेड इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल मार्जिन ऑफ डंपिंग रूल्स 2012। वो बोलता है क्या, जिस पोर्ट से आपने इंपोर्ट किया था उस पोर्ट के असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर को आप अप्लाई कर देना रिफंड के लिए। जिस दिन ऑर्डर आया, जजमेंट आया आपके फेवर में, उसके 3 महीने के अंदर आप क्या कर दीजिएगा, उसको अप्लाई कर दीजिएगा रिफंड के लिए। अगर डेफिशिएंट क्लेम रहा तो आपको विद इन 1 मंथ लौटाएगा, और सर उसके 1 महीने के अंदर आपको रीसबमिट करना पड़ेगा आफ्टर रिमूविंग द डेफिशिएंसी। एंड सर करेक्ट क्लेम आ गया तो ऐसे केस में आपको वो रिफंड ग्रांट कर देंगे सर। और अगर सर आपने ये प्रूव कर दिया कि यू आर एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, तो आपको रिफंड मिलेगा, नहीं तो दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। और सर 90 दिन के अंदर रिफंड मिल जाता है बेटा आपको ये सर। डन। अब आइए क्या, एंटी एब्जॉर्प्शन रिव्यू इन केस ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। सरकार एंटी एब्जॉर्प्शन रिव्यू मतलब क्या हुआ साहब, ऐसे ऐसे लोग हैं देश के अंदर, क्या बताऊं मैं सर आपको। सर जो गुड्स इंपोर्ट हो रही थी वो डम्प्ड प्राइस में हो रही थी इंपोर्ट, इसलिए गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया। सर जो गुड्स सब्सिडाइज्ड प्राइस पे इंपोर्ट हो रही थी सर उस पे काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल लगा दिया, और उसके बाद भी वहां के एक्सपोर्टर ने क्या किया, उन गुड्स की प्राइसेस और कम कर दी, सो दैट एंटी डंपिंग ड्यूटी और एंटी सब्सिडी ड्यूटी जो चार्ज करी गवर्नमेंट ने वो एब्जॉर्ब हो जाए। सर उसका सर अगेन प्राइस कम हो गया सर, हमारा एंटी डंपिंग ड्यूटी या एंटी सब्सिडी चार्ज करने की वजह से सर कुछ सर अगेन इंपोर्ट कुछ कम कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि अगेन उन्होंने प्राइसेस कम कर दी विदाउट कमेंसुरेट चेंज इन दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सर ऐसे केस में अगेन डोमेस्टिक गुड्स महंगा होगा, इंपोर्टेड गुड्स सस्ते होंगे, ये ड्यूटीज चार्ज होने के बावजूद। तो सर गवर्नमेंट ने ये सेक्शन नंबर 9A सबसेक्शन 1B एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 1B इंट्रोड्यूस किया और बोल दिया कि दिमाग खराब मत करना मंगल, अगर ऐसा लगता है तो क्या होगा साहब, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो इंडिया की है वो उस कंट्री ऑफ ओरिजिन की गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन इशू करेगी, बोलेगी भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप, दिमाग खराब है क्या आपका। अब हमारे देश के लोग टेररिस्ट बन जाएंगे, गुंडे बन जाएंगे सर, मारने आएंगे आपको, ये हमको मत बोलना बाद में आप सर। और ऐसे केस में गवर्नमेंट उनको इंटीमेशन देगी कि साहब आप ये गलत कर रहे हो, और हमने जो आपने हमारी एंटी डंपिंग ड्यूटी और एंटी सब्सिडी ड्यूटी को सर एब्जॉर्व किया है उसको हम दूर करने के लिए अगेन हमारा जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है या एंटी सब्सिडी ड्यूटी है इसका मोड फॉर्म या जितना परसेंटेज लगाया था उसको हम चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, सो दैट सर अगेन हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स की वैल्यू है उसके इक्विवेलेंट इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू आ जाए। एंड सर गवर्नमेंट चाहे तो एक बार इसको प्रोविजनल बेस पे भी चार्ज कर सकती है, एंड सर उसके बाद जो फाइनल डिसीजन आएगा अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कैन चार्ज द दिस एक्स्ट्रा ड्यूटी बेटा। क्लियर, डन। सरकार भारत माता की जय। एंड सर देयर आर 6 केसेस जहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड एंटी सब्सिडी ड्यूटी साथ में देयर आर 6 केसेस जहां पे एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी चार्ज नहीं हो सकते। फर्स्ट सर दोनों कभी भी साथ में चार्ज नहीं होंगे। सेकंड, अगर हमारा हम एक जहां से इंपोर्ट कर रहे हैं वो कंट्री अगर एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्री है या ऐसी कोई कंट्री जिसके साथ में मोस्ट फेवर्ड नेशन एग्रीमेंट हो रखा है, तो सर उस कंट्री के साथ वैसे भी इस तरह का एग्रीमेंट है कि वो इस तरह की गुड्स को डम्प्ड प्राइस पे या सब्सिडाइज प्राइस पे इंडिया में नहीं भेजेगी, तो ऐसे केस में चार्ज नहीं करने का, अनलेस स्पेसिफिकली प्रूव हो जाए कि साहब उन्होंने सब्सिडाइज प्राइस पे या डम्प्ड प्राइस पे गुड्स भेजी, तो बात अलग हो जाएगी, अदरवाइज नॉर्मली नहीं होगा सर ये। देन सर अगर वो जिस कंट्री से गुड्स इंडिया में आ रहा है वो कंट्री कि गवर्नमेंट प्रूव कर दे कि साहब हमने कोई अलग से कोई बेनिफिट नहीं दिया, हमने कोई सब्सिडी नहीं दिया, दिस गुड्स दिस आर्टिकल्स एंजॉय द सेम बेनिफिट इफ दोज आर मेंट फॉर कंजम्पशन इन आवर कंट्री इटसेल्फ। अगर ये गुड्स हमारे कंट्री में बिकती, हमारे कंट्री में कंज्यूम होती तो भी सेम बेनिफिट था, हमने कोई अलग से बेनिफिट एक्सपोर्ट के लिए नहीं दिया, तो ऐसे केस में हम एंटी डंपिंग एंटी सब्सिडी नहीं लगाएंगे सर। देन मतलब एंटी सब्सिडी नहीं लगाएंगे। देन सर सेफगार्ड ड्यूटी या काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल या एंटी डंपिंग ड्यूटी हम नहीं लगाएंगे अगर सर वो कंट्री ऑफ ओरिजिन ये प्रूव कर देगी सर हमने कोई सब्सिडी नहीं दिया है या हमने कभी भी सर डम्प्ड प्राइस पे गुड्स नहीं भेजी, तो ऐसे केस हम चार्ज नहीं करेंगे। देन सर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये सर
जिस कंट्री ऑफ ओरिजिन से गुड्स इंडिया में आ रहा है वो गवर्नमेंट अगर बोल दे कि हम हमारी प्राइस रिवाइज करें, हम हमारी सब्सिडी चेंज करें, साहब सब्सिडी हटा रहे हैं, तो ऐसे केस में हमें एंटी सब्सिडी की जरूरत नहीं है। या फिर वो एक्सपोर्टर एक अंडरटेकिंग दे दे हमारी गवर्नमेंट को कि साहब मैं अपनी प्राइस रिवाइज कर रहा हूँ, जो डम्प प्राइस था उसको नॉर्मल प्राइस पे लेके आ रहा हूँ, तो ऐसे केस में हम एंटी डंपिंग चार्ज नहीं करेंगे। हमें क्या दिक्कत है, हमें तो इक्वलाइज करना है साहब। नेक्स्ट सेक्शन 9C बोलता है क्या, अपील्स। सरकार सेक्शन 9C अपील, अगर मान लो कभी एंटी डंपिंग या एंटी सब्सिडी लग गया और आपको लगता है गलत लगा है, या फिर मान लो कभी गवर्नमेंट के पास में इंक्वायरी गई एंटी डंपिंग या एंटी सब्सिडी की और उन्होंने ऑर्डर दिया कि एंटी डंपिंग एंटी सब्सिडी नहीं लगना चाहिए, और आपको लगता है कि बड़ी नाइंसाफी है, देश के लोगों को लगता है बड़ी नाइंसाफी, तो ऐसे केस में वो क्या कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं टू दी सेस्टाट। सेस्टाट मतलब कस्टम्स एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। जैसे जीएसटी में जीएसटी है, इनकम टैक्स में आईटी है, वैसे ही सर कस्टम्स एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल पे अपील कर सकते हैं विद इन 90 डेज। एंड सर 90 दिन के अंदर आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी, इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और आपकी अपील अगर सर सही है तो अपील एक्सेप्ट हो जाएगी। और उसके बाद आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड सेस्टाट विल गिव द जजमेंट एंड अकॉर्डिंगली सर न्याय दिया जाएगा, आपको इंसाफ मिलेगा सर आपको। ओके, मोड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ 37 एंड 39। सरकार 37 39 किस तरह से चार्ज होता है, सिंपल सा चार्ज दे रखा है मैंने सर। यहाँ पे आ गया क्या, वैल्यू ऑफ गुड्स, देन बेसिक कस्टमर सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और ध्यान देना सर यहाँ पे ऑल अदर ड्यूटीज भी आ जाएगी साहब, आया ना बेटा, ऑल अदर ड्यूटीज भी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ 37 एंड 39। एंड सर जिस वैल्यू पे 37 लगेगा उसी वैल्यू पर 39 भी लगेगा, क्लियर, और टोटल आ जाएगी कॉस्ट यहाँ पे। ओके, देन प्रोजेक्ट इंपोर्ट एलिजिबल प्रोजेक्ट मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। सर अगर आप बाहर से कोई आउट ऑफ इंडिया से कोई पूरा प्रोजेक्ट इंपोर्ट करो तो उसके लिए अलग से हेडिंग दे रखी 9801 टैरिफ के अंदर, और उस टैरिफ में कंसेशन रेट से कस्टम दे रखा है, सो दैट प्रोजेक्ट इंपोर्ट आ रहा है, इंडस्ट्री इंडिया में आएगी साहब, बेनिफिट होगा देश की इकोनॉमी को, इसलिए कंसेशन रेट पे कस्टम रखा है। गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया क्या, अगर आप नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो वो तो ठीक है सर, अगर आप एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का मोर देन 25% अगर कैपेसिटी भी इंक्रीज करो तो उसको भी हम प्रोजेक्ट इंपोर्ट में क्लासिफाई करेंगे। प्लस अगर आप प्रोजेक्ट इंपोर्ट ला रहे हो तो सर साथ में कुछ पार्ट्स कंपोनेंट्स एक्सेसरीज होता है ना, कंज्यूमेबल्स, सर वो अप टू 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स अगर ला रहे हो तो उसको भी प्रोजेक्ट इंपोर्ट में काउंट करेंगे, और प्रोजेक्ट इंपोर्ट का जो कंसेशन रेट का बेनिफिट है वो इनके लिए भी मिलेगा। अच्छा, देयर इज नो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग क्लासिफाइड अंडर द प्रोजेक्ट इंपोर्ट। और एलिजिबल प्रोजेक्ट क्या है, लगभग सारे एलिजिबल प्रोजेक्ट आर इंडस्ट्रियल प्लांट्स, irrigation, power, mining project, oil and other mineral exploration project and any other project notified by the central government। मतलब लगभग सारे ही प्रोजेक्ट इसमें आ गए हैं। इसी के साथ भारत माता की जय, जय हिंद। सर पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, इंडिया की कमान आपके हाथ में आने वाली है, बस ये थोड़ा टाइम और मेहनत कर लीजिए, अपना पूरा दम लगा दो सर, वक्त आपका है और आपका ही रहेगा। पर सर मेहनत तो हमको ही करनी पड़ेगी, और आपको शायद ये समझ में आ गया कि आखिर कस्टम चार्ज क्यों हुआ। आई होप ये चैप्टर भी खत्म होता है अब, आई होप आपको समझ में आ रहा है, रिवीजन आपके लिए इफेक्टिव हो रहा है। सर ध्यान देना, फास्ट रिवीजन के साथ में जरूरी क्या, इफेक्टिव रिवीजन। आई होप पर्पस पूरा हो रहा है। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। माहौल जबरदस्त शानदार। सर वेट कर रहा हूं मैं आपके कमेंट का, सर माहौल लिखते हुए। थैंक यू सो मच, लव यू अलॉट।